हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड एज यू नो दैट हमारा एलटी ग्रेड यूपी एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो 28 जुलाई से नोटिफिकेशन आ गया है शॉर्ट, बट जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो 28 जुलाई से आएगा। एंड 28 जुलाई से ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट 28 अगस्त उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। एंड इस वैकेंसी का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आप लोग भी जानते हैं 2018 में लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, और बहुत दिनों से हम लोगों को सुनने में आ रहा था कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। बट फाइनली वैकेंसी आ तो गई है। अब आप लोगों को आई थिंक बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से लग जाना है अपनी प्रिपरेशन में, बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी प्रिपरेशन में एटलीस्ट हमको 6 मंथ तो चाहिए ही अच्छे से। एंड वन मोर थिंग, इस एग्ज़ाम में क्या होगा, पिछली बार क्या था, हमारा एक ही पेपर था, 1 डे एग्ज़ाम था। एंड उसमें हमारे 120 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्टिव थे एंड 30 क्वेश्चन हमारे जीएस से रिलेटेड थे। उससे पहले जो एलटी होता था आई थिंक उसमें ये जीएस वाला पार्ट नहीं होता था, तो इन लोगों ने ये नई चीज़ ऐड की थी उसमें। एंड आफ्टर दैट अब इन्होंने क्या कर दिया है, प्री और मेंस 2 चीज़ें कर दी हैं इस बार। इस वाले एग्ज़ाम में फिर से पैटर्न चेंज कर दिया है, और प्री होगा और मेंस होगा, और प्री ऑब्जेक्टिव होगा हमारा जो कुछ नंबर एलिमिनेट करने के लिए, कुछ घटाने के लिए संख्या कैंडिडेट्स की। एंड थोड़ा सा तो पैटर्न चेंज होगा तो चीज़ें कुछ अलग तरह से होंगी और हमें थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एंड आप लोग जानते हो एग्ज़ाम तो हमारे यूपी पीजीटी टीजीटी भी होने हैं, तो जो लोग प्रिपरेशन वाली फेज में है वो पढ़ तो रहे ही हैं, और ऑलमोस्ट सबने सिलेबस मैंने बोला है सब सारे एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कि भाई अब हमें एलटी पर ध्यान देना है कि एलटी वाला एग्ज़ाम है, तो हम उसका सिलेबस उठाते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे आप लोगों की प्रिपरेशन होगी, बट जब एग्ज़ाम आता है या कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्ज़ाम की डेट हमें पता चल जाती है, तो उसके बाद हमारी थोड़े से लर्निंग की जो स्पीड है वो और अच्छी हो जाती है और बढ़ जाती है। सो ओवरऑल आप लोगों को अब मेहनत और अच्छे से शुरू कर देनी है और अपना टाइम को जो है बड़े एफिशिएंटली यूज़ करना है एंड प्रिपरेशन में लग जाना है। In this video, we will continue our question paper, that is UP PGT 2013, and before this we have completed 4 parts of this paper. If you didn't watch them, you should go and watch them first. Now we will start from the question number 73. Larva of Wuchereria bankrupti is. Question number 73 हमारा है, Wuchereria bankrupti का जो लार्वा है वो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन 1 माइक्रोफिलेरिया लार्वा, ऑप्शन 2 ट्रोकोफोर लार्वा, एंड 3 बाइपिनेरिया, एंड 4th इज सर्केरिया लार्वा। जब हम कई सारे क्वेश्चन पेपर करते हैं सोल्व, तो हमें कुछ चीज़ें तो क्या होती है एक तरह से रट जानी चाहिए, बिकॉज ये बाइपिनेरिया लार्वा जो है बहुत सारे एग्जाम में कई ऑप्शंस में है, कहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आई थिंक आप लोगों को ये रट गया होगा कि ये स्टार फिश का है। बाइपिनेरिया लार्वा किसका है? स्टार फिश का। सर्केरिया लार्वा भी मुझे याद है, मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही कराया था, वहाँ पर भी इसका जिक्र था। सो ये भी आपको याद होना चाहिए, सर्केरिया लार्वा किसका है? फ्लूक्स का है। आफ्टर दैट ट्रोकोफोर लार्वा ये मोलस्का का होता है। एंड बचा फिर हमारे पास क्या? माइक्रोफिलेरिया लार्वा, ये होता है हमारा किसका? वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी का। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है क्या बेटा? ये एक निमेटोड है जिसको हम फिलेरियल निमेटोड भी बोलते हैं, बिकॉज ये एक डिसीज कोज करता है, फिलेरिएसिस। लिम्फेटिक फिलेरिएसिस भी बोल सकते हैं एंड फिलेरिएसिस भी बोल सकते हैं ओनली, या फिर एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं इस डिसीज को। एलिफेंटिएसिस, लिम्फेटिक फिलेरिएसिस, और इसके वर्म को फिलेरियल वर्म भी बोलते हैं। अब इसके लार्वा के बारे में पूछा है कि इसका लार्वा कौन सा है? माइक्रोफिलेरिया लार्वा है। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये जो इसकी खास बात ये होती है बेटा कि इसको ट्रांसमिट कौन करता है? क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, ये तीनों मॉस्क्यूटो कर सकते हैं। बट अगर आगे फिर एक क्वेश्चन भी आएगा, अगर आपको इनमें तीनों में से एक सिलेक्ट करना हो तो आप क्यूलेक्स सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज एडीज और एनोफिलीज तो मलेरिया और अदर डेंगू फीवर इनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बट क्यूलेक्स पर्टिकुलर इसके लिए होता है। बट ये बात भी याद रखनी है कि तीनों इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये इंटरमीडिएट होस्ट हैं इस वर्म के, वुचेरेरिया के। एंड होता क्या है कि ये पहले मॉस्क्यूटो जो है वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। ये लार्वा पहले तो जाएगा वर्म, और फिर उसके बाद नॉकटर्नल हैबिट होती है इसकी
वर्म की नोक्टर्नल पीरियोडिसिटी शो करता है पेरिफेरल सर्कुलेशन में। मीन्स होता क्या है, जैसे हमारे इंडिया में, चाइना में और दूसरे एशियन कंट्रीज़ में रात को ये मच्छर आते हैं, नोक्टर्नल एक्टिविटी होती है, ज़्यादातर रात को काटते हैं। तो रात को ये जो वर्म होता है ये भी हमारे सर्कुलेशन में पेरिफेरी में आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, और जैसे ही मॉस्किटो जो है बाइट करता है तो उसके वो इंजेस्ट कर लेता है, उसको ब्लड स्ट्रीम में ये सर्कुलेट करता रहता है रात के टाइम पे। और मच्छर जब काटता है तो वो उसकी इंजेस्ट कर लेता है उसको, उसके लार्वा में उसकी सलाइवा में चला जाता है। एंड फिर उसका कुछ फर्दर डेवलपमेंट किसकी बॉडी में होता है, मॉस्किटो की बॉडी में होता है। और वो डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद ये फिर से आके काटता है, फिर से आके बाइट करता है ह्यूमन को, और वो लार्वा की अगली स्टेज को छोड़ देता है, या वर्म की अगली स्टेज को फिर से हमारे ब्लड में छोड़ देता है। इस डिसीज में होता क्या है, लिम्फेटिक वर्ड आ रहा है इसमें। लिम्फेटिक का क्या मीनिंग है बेटा, लिम्फेटिक मतलब हमारी ये लिम्फ वेसल्स में इन्फ्लेमेशन करता है। ये वर्म लिम्फ वेसल्स में इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से उनमें ब्लॉकेज टाइप हो जाता है लिम्फ वेसल्स में। और जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो कैसी हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, फूली हुई हो जाती हैं। और जनरली कहाँ होती है वो, जनरली लोअर लिम्स में, और मीन्स पैरों में, और जो लोअर जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं मेल में, जेनाइटल ऑर्गन्स में। सो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, और जो पैर हैं, लिम्स हैं, वो कैसे हो जाते हैं, लोअर लिम्स ऐसे हो जाते हैं जैसे एलिफेंट के जैसे, बहुत मोटे, बहुत भारी स्वेलिंग होकर। इसलिए इस डिसीज को क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो आंसर यहाँ क्या हो गया हमारा, माइक्रोफिलेरिया लार्वा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काई स्क्वायर टेस्ट इज रिलेटेड टू। काई स्क्वायर टेस्ट किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट टी टेस्ट, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कंपैरिजन बिटवीन टू मीन, एंड ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट टी टेस्ट, आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, काई स्क्वायर टेस्ट। डिटेल में आप इनके बारे में पढ़ोगे, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। बट थोड़ा सा अभी इतना जान लीजिए, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट भी हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांस नहीं होते हैं रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट होने के तो चांस नहीं होते हैं। बट किसी एग्जाम में पूछा है, यूपी में हो जाता है कि किसी एग्जाम में टीजीटी में पूछा था, वो पीजीटी में दोबारा किसी ईयर में पूछ लिया, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का है। बट अगर आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपको स्टैटिक्स में जाके ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने होंगे। ये टेस्ट जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज डीलिंग विद कैटेगरिकल डाटा। जब हम कैटेगरिकल डाटा को, कैटेगरी में किसी डाटा को डिवाइड किया जाता है और उसकी स्टडी कर रहे हो, देख रहे हो, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को का सिग्निफिकेंस डिटरमाइन करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। सो इसलिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बोलेंगे इसको, काई स्क्वायर टेस्ट। Now the next question is first hormone produced artificially by culturing bacteria is। पहला हार्मोन जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया था बैक्टीरिया को कल्चर करके, इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनेलिन। ऑप्शंस हमारे पास ये सारे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 12th NCERT अगर हम पढ़ते हैं और बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर देखते हैं तो वहाँ पर इंसुलिन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। इंसुलिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पता भी होगा। इंसुलिन क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन इज अ हार्मोन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में भी दो तरह की सेल्स हैं हमारी। पहली बात तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, पैंक्रियाज में भी सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और उन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह की सेल हैं। फर्स्ट है हमारी क्या, अल्फा, और सेकंड है क्या, बीटा। तो जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन बनाती है, और अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागन बनाती हैं। ग्लूकागन, अल्फा सेल्स क्या बनाएंगी, ग्लूकागन, एंड बीटा सेल्स क्या बनाएंगे, इंसुलिन। और ये दोनों सेल्स मिलकर क्या करती हैं, शुगर यानी कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का लेवल बैलेंस करके रखती हैं हमारे ब्लड में। शुगर का लेवल बढ़ने नहीं देती या घटने नहीं देती। एक क्या करेगी, इंसुलिन क्या करती है, इसमें से इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, मीन्स ग्लूकोज का लेवल कम करती है, डिक्रीज करती है। एंड ग्लूकागन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। इस तरह से ये बैलेंस बनाए रखते हैं। ये तो बात हुई इंसुलिन की। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है इंसुलिन के बारे में वो ये पूछा है कि इंसुलिन जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। तो पहला ये हार्मोन आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की बात करें हम तो इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है
किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम जीन्स में या डीएनए में कुछ फेरबदल कर दें, कुछ चेंज ले आए, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में ब्रांच में करते हैं। और इसके अंदर भी एक मेन प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट का मतलब रिकॉम्बिनेशन करना। रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है कि हमने किसी का जीन लिया, भाई इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या हो जाता है हमारा, जब इंसुलिन कम सीक्रेट होगा, कम प्रोड्यूस होगा किसी की बॉडी में, तो शुगर लेवल बढ़ेगा और डायबिटीज़ नाम की डिसीज होगी। तो ऐसे पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट किया जाता था तो पहले क्या होता था, कैटल जो हैं, पशु जो होते हैं हमारे, उनके पैंक्रियाज से निकला हुआ इंसुलिन दिया जाता था। तो उससे लोगों को एलर्जी होती थी, बिकॉज वो हमारी बॉडी का तो है नहीं है, दूसरे इंडिविजुअल, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का है, तो कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती थी उससे। सो अब हमारे पास क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियली तैयार किया गया हमारा ही इंसुलिन, ह्यूमन का ही इंसुलिन, और उसका यूज़ किया गया, तो उससे एलर्जी वगैरह या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आर्टिफिशियली कैसे प्रिपेयर किया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। हमने क्या किया, ह्यूमन बीइंग के पैंक्रियाज से इंसुलिन बनाने वाली जीन ले ली, हमने वो जीन ले ली जिसकी जो कोड कर रही है किसके बनने के लिए, इंसुलिन के बनने के लिए। और उस जीन को हमने इंट्रोड्यूस कराया बैक्टीरिया की सेल में, ई कोलाई की, बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई। ई कोलाई ने यहाँ किसका काम किया, होस्ट का। इसकी सेल में हमने जीन को इंट्रोड्यूस कराना है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा है, तो हमें एक किसकी ज़रूरत होती है, एक बिचौलिए की ज़रूरत होती है, एक वेक्टर की ज़रूरत होती है इस काम के लिए। और वो वेक्टर का काम यहाँ कौन करता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आप जानते हो सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का ही। तो इसमें हमने अपनी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन बनाने वाली यहाँ पर ऐड कर दी। ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा होस्ट सेल में, ई कोलाई में। सो जैसे ही, और इसका जो क्रोमोसोम है, ये जीन जाके उसके साथ जुड़ जाती है, और जैसे ही अब इसके क्रोमोसोम की कॉपी होती है, ये प्लाज्मिड के साथ जो जीन गई है हमारी, इसकी भी कॉपी होती है। इस तरह से अब जब ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2 ई कोलाई बनेंगे, तो इस जीन की भी कॉपी हो जाएंगे, ऐसे 2 से 4 बनेंगे। और ई कोलाई को ही या छोटे ऑर्गेनिज्म को ही क्यों लिया, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, बहुत थोड़े टाइम में हम इनसे बहुत सारी कॉपी बनवा सकते हैं, और जितनी कॉपी होंगी सारी प्रोटीन बनाएंगी, सारी इंसुलिन बनाएंगी। तो इस तरह से बड़े लेवल पर बहुत सारा इंसुलिन हम इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है डीएनए को, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए, वेक्टर के डीएनए को काटने के लिए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फिर लाइगेज एंजाइम से इनको जोड़ा जाता है दोनों को, एंड देन ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर इसमें कॉपी करवाई जाती है। इस तरह से इंसुलिन। अब एक चीज़ और याद रखनी है बेटा, इंसुलिन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मीन्स एक प्रोटीन है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो 2 चेन से बनी होती है, ए और बी चेन। इंसुलिन ए और बी 2 चेन से बना है। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज और याद रखेंगे कि इसका जो प्रीकर्सर फॉर्म होती है इंसुलिन की, प्रो इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म, उसमें एक एक्स्ट्रा चेन और होती है, चेन सी। लेकिन जब वो एक्टिव फॉर्म में आता है इंसुलिन, तो ये चेन सी रिमूव हो जाती है, केवल रह जाती है ए और बी चेन सॉरी, दोनों डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई, ए और बी चेन डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई, और सी चेन हट जाती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा जब चेन सी का कोई रोल ही नहीं है इंसुलिन में, मेच्योर इंसुलिन में, सो हमें चेन सी बनाने की नीड ही नहीं है। हमने क्या किया, जो ए चेन है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। याद रखिए, क्या पता कहीं पूछ लिया जाए। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड्स और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ई कोलाई में तो ए चेन बनाने वाली जीन ट्रांसफ़र कर दी, एक में हमने बी चेन बनवा ली दूसरे ई कोलाई में, और बाद में फिर उनको आइसोलेट करके, अलग करके ए चेन और बी चेन के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवा दिया। इस तरह से ये हमारी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन हमारी तैयार हो गई, और अब इसका डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? अबंडेंट मीन्स ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन, सेकंड कैरेटिन, थर्ड कोलेजन, एंड फोर्थ वन इज इम्यूनोग्लोबुलिन। सो करेक्ट आंसर विल बी कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन, बड़ा अच्छा सा और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये भी। कोलेजन के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, तो जब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं तब भी ये बात आती है, और जब हम कनेक्टिव टिश्यू वगैरह के बारे में पढ़ते हैं टिश्यू चैप्टर में, तब भी इसका जिक्र आता है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, और एक मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। हमारी बॉडी में स्टोरेज प्रोटीन होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फाउंड इन वेरियस
कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है, लाइक स्किन है, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं और बोन्स हैं इनमें। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन आप सब जानते हो ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? हमारे आरबीसी से जुड़ी रहती है और इसका काम होता है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज करना। हीमोग्लोबिन O2 CO2 के साथ बाइंड होकर गैसियस एक्सचेंज का काम करती है। मीन्स ये कहाँ से? लंग्स से सेल के पास ऑक्सीजन लेके जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास लाती है बाहर निकलवाने के लिए। रेड कलर की एक पिगमेंट है ये जो हमारे ब्लड में होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर भी रेड होता है। एंड इसमें हीम मीन्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ये। कैरेटिन के बारे में बात करें तो कैरेटिन एक फाइब्रस प्रोटीन है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन आवर हेयर एंड स्किन, नेल्स, इन सारे हमारे पार्ट्स में। नेक्स्ट है लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन बेटा एंटीबॉडीज़ को ही बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ आप जानते हो। इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम पढ़ते हैं IgA, IgG, ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन को IG से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट टाइप की होती हैं IgE। 12th क्लास में जब हम डिसीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ भी इन सब का जिक्र है। ये क्या होती हैं? लिम्फोसाइट से बनने वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में बाहर से जो एंटीजन आ रहा है, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो प्रोटीन बना रहे हैं हमारी बॉडी में, छोड़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो प्रोटीन बनती है उनसे फाइट करने के लिए उनको हम एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। So next question is, in embryonic stage erythrocytes develop from। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एरिथ्रोसाइट्स किससे डेवलप होती है? नंबर 1 बोन मैरो, नंबर 2 लीवर एंड किडनी, नंबर 3 स्प्लीन एंड किडनी, नंबर 4 लीवर एंड स्प्लीन। सो करेक्ट आंसर विल बी लीवर एंड स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में एरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी, हमारी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हमारी ब्लड कार्पस्कल्स हैं, ये कहाँ बनती हैं? इनकी प्राइमरी साइट क्या है बनने की? बोन मैरो। जानते हैं हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कहाँ बनेगी? बोन मैरो में बनेगी। बट इन्होंने पूछा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये कहाँ से डेवलप होती हैं। देन आवर आंसर विल बी लीवर एंड स्प्लीन। और उससे भी इनिशियल स्टेज में अगर पूछते और ऑप्शन देते तो आंसर होता है यॉक सैक। सबसे पहले कहाँ बनती है ये? यॉक सैक में। आफ्टर दैट लीवर और स्प्लीन होती है इनकी फॉर्मेशन की साइड। एंड अडल्ट में क्या होता है? अडल्ट में या फिर बर्थ के बाद, एम्ब्रियोनिक की स्टेज की ना बात करें अगर हम, तो बोन मैरो में बनती है। आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो ये एक तो क्या हो गई, हीमोग्लोबिन अटैच होता है इनसे, इसलिए ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अभी हमने जो बात की वो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी ही करती हैं। इनके नंबर की बात करें तो 4.2 से 5 पॉइंट समथिंग मिलियन पर माइक्रोमिलीमीटर, इनकी पर माइक्रोलीटर में इतने मिलियन इनका नंबर होता है। सबसे ज़्यादा यही होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। अगर इनका नंबर बढ़ जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, तो उसको पॉलीसाइथीमिया कंडीशन बोलते हैं। एंड इनका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। और रिसाइकल्ड भी किससे होती है? स्प्लीन और लीवर से। इनको ग्रेवयार्ड बोला जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान बोला जाता है। यहाँ पर ये रिसाइकल्ड होती है, मतलब जो डेड हो गई उनको रिसाइकल किया जाता है। सो करेक्ट आंसर हियर व्हाट इज? लीवर एंड स्प्लीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फिओक्सस बिलोंग्स टू। एम्फिओक्सस किससे बिलोंग करता है? एम्फिओक्सस जिसको हम लेंसलेट्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो शेप होती है ना बॉडी की आगे से, वो भाले की जैसी होती है, लेंसलेट बोलते हैं। और ये बिलोंग करता है सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा या फिर हेमिकॉर्डेटा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं, बिकॉज अगर ऐसा कोई एग्जांपल देते जो बहुत कॉमन सा ना हो तो फिर तो डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। बट इन सब के सिफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, इन सब के कुछ कॉमन से एग्जाम्पल हैं 2-3 जो हम जिस बुक से भी, जिस नोट से भी, जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ पर इनका जिक्र होता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा का बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है एम्फिओक्सस, सबसे पहले इसी का नाम आता है। तो ये आप जानते हो कि हमारा जो कॉर्डेटा फाइलम है, 11th फाइलम जो है हमारा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ये हमारा 3 सब फाइलम में डिवाइड है। यूरोकॉर्डेटा जिनको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर आते हैं हर्डमानिया वगैरह। इसका एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन कौन सा है? हर्डमानिया। नेक्स्ट हमारा सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या आता है? यही एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड हमारा क्या है? वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में आप जानते हो हमारी 5 क्लासेस हैं वर्टिब्रेटा में। 5 क्लासेस क्या क्या हैं? पिसीज हैं, फिर क्या है उसके बाद?
स्पीसीज के बाद क्या है, एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, आफ्टर दैट एवीज यानी बर्ड्स, और लास्ट वन इज मैमेल्स या मैमेलिया। सो दिस इज कोर्डेटा, ये कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन है। इससे पहले अगर हम बात करें तो कोर्डेटा से पहले हमारा एक फाइलम आता है हेमीकोर्डेटा। हेमीकोर्डेटा, इसका एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन हमारा है बेलेनोग्लोसस। एकोर्न वर्म भी बोलते हैं इनको, वर्म जैसी बॉडी होती है इनकी। सो ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं कि अगर इनसे क्वेश्चन आ जाए और वो छूटा आपका तो वो तो बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी, बिकॉज ये बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है। अब कोर्डेटा में जो है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम पढ़ते हैं। क्या क्या होता है इनके पास, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल नोटोकॉर्ड एंड वेंट्रल नर्व कोड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, गिल स्लिट्स, नर्व कोड का पाया जाना एंड नोटोकॉर्ड का। वर्टिब्रेटा में तो क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर अडल्ट तक होल लाइफ प्रेजेंट होती है, और ये नोटोकॉर्ड ही बाद में किस में बदल जाती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन जो हमारी होती है वर्टिब्रेटा में, नोटोकॉर्ड की जगह पर ये आ जाती है। नर्व कोड जो है वो बाद में बदल जाता है हमारे में, किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कोड में। इससे तो बन गई बैकबोन, इससे बन गया ब्रेन और स्पाइनल कोड। और गिल स्लिट्स जो है वो केवल फिश में देखने को मिलते हैं, बाकी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे, अडल्ट में किसी में नहीं मिलेंगे। सो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेसिस पर है कि ये जो नोटोकॉर्ड, नर्व कोड है या गिल स्लिट्स है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही है या फिर हेड वाले रीजन में है। जैसे यूरोकॉर्डेट की बात करें तो इसके हेड वाले रीजन में नोटोकॉर्ड होती है। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है, हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंडेड तो है नोटोकॉर्ड, लेकिन वो क्या नहीं बनती अडल्ट में, उसकी जगह पर क्या नहीं आता, वर्टिब्रल कॉलम नहीं आता। वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ किस में है, वर्टिब्रेटा में है। सो इस बेसिस पर ये तीनों ग्रुप में इनको क्लासीफाई किया गया है। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो इसके पास नोटोकॉर्ड होती है, हेड टू टेल एक्सटेंडेड होती है, मेराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और पूरी लाइफ रहती है नोटोकॉर्ड, बट वो किस में नहीं चेंज होती है, किस में चेंज नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती। So this is all about cephalochordata, यानी Amphioxus belongs to cephalochordata. Now the next is vector of elephantiasis diseases. अभी इसी पेज पर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया था, यानी कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही पेपर में। एलिफेंटिएसिस के बारे में, उसी का जो ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, उसका लार्वा पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा। और नाउ उसका क्या पूछा गया है, वेक्टर पूछा गया है, यानी ट्रांसमिट कौन करता है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर बहुत, अगर आप बहुत आराम से ऐसे ही पढ़ लोगे और ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो सकता है क्वेश्चन, बट बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन्फेक्टेड दिया हुआ है बेटा, मैंने कहा था ये तीनों से ट्रांसमिट होता है, क्यूलेक्स, एडीज और एनाफिलीज सभी से। बट अगर आपको प्राइमरी पूछा जाए तो क्यूलेक्स यहाँ पर है, यहाँ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स है। सो इन्फेक्टेड होगा ना, जिसके पास लार्वा होगा या जिसके पास वो वर्म होगा अपनी बॉडी में, वही तो फैला सकता है। जिसके पास नहीं होगा वो नॉर्मल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो थोड़ी ना फैला सकता है। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी इन्फेक्टेड। फीमेल एनाफिलीज इसलिए नहीं है बिकॉज ये प्राइमरीली नहीं हम कह सकते इसको ये फैलाता है, प्राइमरीली ये क्या करता है, मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन ब्यूबोनिक प्लेग इज। ब्यूबोनिक प्लेग में इंसेक्ट ऑफ वेक्टर क्या है। अब एक पॉइंट आप अपनी डायरी में या अपनी नोट्स में कहीं नोट कर लीजिए, वेक्टर आपको सारे एक जगह पर नोट्स बना लो आप लोग कि जितनी भी डिसीज है उन सबके वेक्टर एक जगह पे नोट कर लीजिए और उनकी कुछ ट्रिक बनाइए या कैसे भी आपका लर्निंग मेथड जो भी है लर्न कीजिए। बट यहाँ से क्वेश्चन आता है, वेक्टर पूछे जाते हैं, जितनी भी डिसीज है उन सबके वेक्टर आप अच्छे से याद कर लोगे और एक कॉलम बना लोगे उनका अलग से। और चाहे ऐसे कर लीजिए कि डेली मुझे 5 याद करने हैं, डेली मुझे 2-3 याद करने हैं और पिछले भी रिवाइज करने हैं, ऐसे करके उनको पढ़ते रहिए कंटिन्यूसली तो वो याद हो जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया है, ऑप्शन पे आइए। एडीज एजिप्टी, जिनोप्सिला, ग्लोसिना पाल्पेलिस, फ्लीबोटोमस।
एडीज एजिप्टी बहुत बार हम पढ़ते हैं। एडीज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? डेंगू फीवर, येलो फीवर एंड जीका वायरस, इनका ट्रांसमिशन करता है। सो इसकी तो कोई आई होप मुझे लगता है कि आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, आपको ये पता ही होगा, सभी को बहुत कॉमन सा है। नेक्स्ट जिनोप्सिला, पूरा नाम होता है इसका जिनोप्सिला चियोप्सिस और कॉमन नेम होता है ओरिएंटल रेड फ्ली, रेड फ्ली भी बोलते हैं इसको, जिनोप्सिला चियोप्सिस, जिसको रेड फ्ली भी बोलते हैं, ओरिएंटल रेड फ्ली, वो हमारी ट्रांसमिट करती है किसको? ब्यूबोनिक प्लेग को। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? जिनोप्सिला चियोप्सिस, ब्यूबोनिक प्लेग। अब इसके हमें 3 चीजें याद रखनी है, ये साइंटिफिक नेम, ये कॉमन नेम और ये डिसीज का नाम, बिकॉज दोनों से पूछा जा सकता है, साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है और कॉमन नेम से रिलेटेड भी हो सकता है। उसके बाद 2 ऑप्शन और है हमारे पास, एक ग्लोसिना पाल्पेलिस, टीसी फ्लाई भी बोलते हैं जिसको, और एक फ्लीबोटोमस जिसको सैंड फ्लाई भी बोलते हैं। दोनों से होने वाली फैलने वाली डिसीज कौन कौन सी है? ग्लोसिना पाल्पेलिस से अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस फैलता है, मींस स्लीपिंग सिकनेस जिसको हम बोलते हैं, सोने वाली बीमारी, इंसान को नींद ही आती रहती है। वैसे ये हमारे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलती है, अफ्रीका में होने वाली डिसीज है। एंड फ्लीबोटोमस क्या? लीशमानियासिस, काला आजार जिसको बोलते हैं, उसका वेक्टर है। सो इन दोनों की तो मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ, इसका आप कुछ अपना खुद से बना लेना। जैसे ये है स्लीपिंग सिकनेस और ये ग्लोसिना पाल्पेलिस और ये टीसी फ्लाई। ग्लोसिना ऐसे हो जाता है, इनमें याद तो हो जाती हैं चीज़ें, बट ऐसे होता है कि ग्लोसिना कहीं लिस्मानियासिस को तो नहीं ट्रांसमिट कर रही है, मीन्स इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मिक्स हो जाते हैं ये आपस में, तो इसके लिए ट्रिक बनाना जरूरी है। जैसे जी से ग्लोसिना और टी से टी, इसका टी ले लीजिए, टीसी फ्लाई का टी ले लीजिए। जीटी रोड पर सो गया, कोई इंसान जीटी रोड पर सो गया, अपनी कुछ भी आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, बट मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने बोल दिया। जीटी रोड पर सो गया, तो जीटी, जी ग्लोसिना पाल्पेलिस और टी से टीसी फ्लाई एंड सो गया मीन स्लीपिंग सिकनेस, तो ग्लोसिना पाल्पेलिस, टीसी फ्लाई एंड स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। उसके बाद इसका आप ऐसा बना लीजिए प्लीज। प्लीज कैसे बनेगा? पीएलएस, प्लीज को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ना पीएलएस, या PLZ लिखते हैं, आप PLS कर लो कुछ भी। सो P से फ्लीबोटोमस, L से लिस्मानियासिस और S से सैंड फ्लाई। ऐसे ही अपनी कुछ भी ट्रिक बना के याद कीजिए, या बिना ट्रिक के आपको याद हो जा रहा है तो ऐसे याद कर लीजिए, बट याद रखना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट इज मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीट्स आर फाउंड इन। मेमोरी ग्लैंड्स बिना टीट के, मीन्स निप्पल के, टीट्स बोलते हैं निपल्स को, ये किस में होती है? मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, थीरिया और यूथीरिया। ये जो ग्रुप है, ये जो क्लासेस है हमारी, हम किस कैटेगरी में आते हैं? यूथीरिया, जिसको प्लेसेंटल मैमेल्स बोलते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स तीनों में है, पहली बात जानिए कि मेमेलिया क्लास में क्या है? प्रोटोथीरिया। मेमेलिया क्लास को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। जो प्रोटोथीरिया है इसके अंदर आते हैं वो मैमेल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती तो हैं, बट उनमें टीट्स या निपल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। वो होती क्या है? वो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनमें निपल्स नहीं होते हैं। एंड इस ग्रुप में, इस सब क्लास में मैमेल्स की क्या क्या आता है? एग लेइंग मैमेल्स आते हैं, जैसे कि प्लेटिपस है, एकिडना है, जो एग ले करने वाले मैमेल्स है ना। हम पढ़ते हैं कुछ मैमेल्स जो एग ले करते हैं, यंग वंस को बर्थ नहीं करते, एग ले करते हैं, तो उस कैटेगरी में ये आते हैं, प्रोटोथीरियंस होते हैं वो। उसके बाद थीरिया जो है, इसको डिवाइड किया गया 2 ग्रुप में, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मेटाथीरिया में आ गए बेटा मार्सुपियल्स। इसके अंदर कौन आते हैं? मार्सुपियल्स, जो जिनके पास मार्सुपियम नाम की एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये मीन्स ये यंग वंस को, ये तो एग लेइंग करने वाले हैं, एग ले करते हैं, ये बर्थ करते हैं दोनों, बट ये कंप्लीटली डेवलप्ड बेबी यंग वंस को बर्थ करते हैं, और ये अंडर डेवलप्ड, पूरा डेवलप नहीं हो पाते, उससे पहले ही बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं बच्चों को, और उनको जब तक उनका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता अपने उस मार्सुपियम में रखते हैं, जब डेवलपमेंट पूरा होने तक। सो उनको मार्सुपियल्स बोलते हैं, जैसे कि कंगारू। ये मेटाथीरिया में है, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं और निपल्स यानी टीट्स भी होते हैं। यूथीरिया जो है ये प्लेसेंटल मैमेल्स हैं, ये पूरा डेवलपमेंट होने तक बेबी को अपने वुम्ब में रखते हैं, और डेवलपमेंट होने के बाद यंग वंस को बर्थ करते हैं, और प्लेसेंटल मैमेल्स हैं, इनमें प्लेसेंटा पाई जाती है। यूथीरिया का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लेसेंटा का पाया जाना, विच इज अ टिश्यू विच इज द लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस बॉडी। फीटस और मदर की बॉडी के बीच कनेक्टिंग लिंक होता है वो प्लेसेंटा, जो टिश्यू है। Now the next is Seizoont stage in the life cycle of malarial parasite found in.
मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है इसको हम सेपरेटली भी किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा। वैसे अगर हम किसी सिंपल एनसीईआरटी बुक से देखें तो इसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है, बट अगर हम टेक्स्ट बुक से इसको कवर करेंगे तो बहुत सारी स्टेज है बेटा, और अलग अलग इसके 2 होस्ट होते हैं, एक तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हो गया और एक मैन हो गया। तो कुछ ये अपनी स्टेज जो है मलेरियल पैरासाइट जो है वो अपनी कुछ तो क्या किस्में पूरी करता है, मॉस्किटो की बॉडी में कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट, और कुछ कहाँ करता है, मैन के पास। और मैन में 2 पार्ट में मेनली इन्फेक्शन करता है, एक लीवर सेल्स और एक आरबीसी। फर्स्ट वन इज लीवर एंड देन आरबीसी। तो अपनी लाइफ की अलग अलग स्टेज में ये अलग अलग स्टेज में इन अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग स्टेज बनाता है। तो इन्होंने पूछा है कि साइजोन्ट स्टेज जो है वो कहाँ होती है। सो ऑप्शन है ब्लड ऑफ मैन, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, स्टमक ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो। तो करेक्ट आंसर हेयर विल बी एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, यानी कि आरबीसी में। ब्लड नहीं हो सकता बिकॉज ब्लड के बाद भी एक सही और करेक्ट बन रहा है ऑप्शन, ब्लड के अंदर भी क्या आरबीसी में इन्फेक्शन करते हैं, आरबीसी में पहुंचते हैं, और आरबीसी में साइजोन्ट स्टेज होती है। मलेरिया का पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की भी स्पीसीज होती हैं डिफरेंट, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ऐसे करके स्पीसीज होती हैं डिफरेंट। तो वे स्पीसीज जो हैं क्या करती हैं, मैन और मॉस्किटो दोनों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ये वाला जो ऑप्शन है इसको देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स में इसकी एक स्टेज होती है स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है, ये क्या करती है, जैसे बाइट करते हैं मैन को तो ये इस वाली स्टेज को छोड़ देता है ह्यूमन की बॉडी में, ब्लड में स्पोरोजोइट्स को। अब ये स्पोरोजोइट्स जो हैं इसी को इन्फेक्टेड स्टेज भी बोलते हैं, और ये हमारे जाएंगे कहाँ, ब्लड में, फिर जाएंगे कहाँ, लीवर में। लीवर में ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मीरोजोइट्स बनाएंगे अपनी सेल्स, वहां से फिर जाएंगे आरबीसी में, आरबीसी में भी और सेल्स बनाएंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, और फिर फाइनली बनाती है क्या, जो मेल गैमेट मदर सेल है और फीमेल गैमेट मदर सेल, ये दोनों फिर से जब ये मॉस्किटो बाइट करता है मैन को, किसी ऐसे मैन को जिसकी बॉडी में ये है, वहां से ये इनको इंजेस्ट कर लेते हैं, मेल गैमेट मदर सेल और फीमेल गैमेट मदर सेल। फिर जो मॉस्किटो है उसके स्टमक में जाके, यहाँ पर फिर इंटेस्टाइन में जाकर वो क्या बन जाते हैं, जो गैमेट मदर सेल है उनसे गैमेट्स बन जाते हैं, गैमेट मदर सेल से क्या बन जाते हैं, गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और वहाँ उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर से क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है, और फिर स्पोरोजोइट बन जाते हैं, वो स्पोरोजोइट फिर से उसकी सलाइवा में आ जाते हैं, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। तो जो साइजोन्ट स्टेज है मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल में, यहाँ पर जो पैरासाइट है वो रेप्लिकेट करता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, और जिससे आरबीसी फटती भी है, और एक केमिकल रिलीज होता है, आई थिंक वो मीरोजोइन है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, आप देख लेंगे एक बार, वहाँ पर ये रेप्लिकेट करती हैं, रेप्लिकेट करके आरबीसी फट जाती हैं, और वो केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से जो फीवर है, फीवर का एक साइकिल होता है, फीवर का एक साइकिल होता है कि 38 घंटे बाद फीवर रिपीट होगा, हाई फीवर होगा, तो वो आरबीसी फटने की वजह से और उस केमिकल के रिलीज होने की वजह से होता है। तो आरबीसी फटती हैं और मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं। तो साइजोन्ट स्टेज कहाँ पर है, आरबीसी में या एरिथ्रोसाइट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का क्या फंक्शन है, ऑफेंस एंड डिफेंस, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, ऑल द अबव। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा ऑफेंस एंड डिफेंस। क्या होते हैं ट्राइकोसिस्ट, जब हम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ प्रोटोजोन्स में जैसे कि पैरामीशियम है, इनमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होती हैं ट्राइकोसिस्ट, जो वैसे तो नॉर्मली क्या होती हैं, काम नहीं करती हैं, बट जैसे ही कोई थ्रेट होता है तो प्रीडेटर को डिटर करने के लिए, हटाने के लिए, अपने नुकसान से बचने के लिए, प्रीडेटर से जैसे ही एनकाउंटर करती हैं किसी थ्रेट को तो ये डिस्चार्ज हो जाती हैं, मीन्स ऐसे कांटे से निकल आते हैं, जो क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रीडेटर को हटाने का, भगाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये एंकरिंग या कैप्चरिंग प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, इससे चिपकने के लिए भी इनका रोल होता है, बट प्राइमरी रोल जो है इनका वो यही है, ऑफेंस एंड डिफेंस, अपने आप को बचाना, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाई। एंटीबायोटिक टर्म किसने दी, फ्लेमिंग, वॉक्समैन, फंक और जेनर। ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, वॉक्समैन, सेलमैन, वॉक्समैन। वैसे एंटीबायोटिक से सबके दिमाग में क्या आता है, फ्लेमिंग आता है। वैक्सीन से सबके दिमाग में क्या आता है, जेनर आता है, एडवर्ड जेनर। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको आपको रट लेना है अच्छे से, और वैसे भी जब हम पिछली क्लासेस से, छोटी क्लासेस से इनको पढ़ते रहते हैं, तो फ्लेमिंग एंटीबायोटिक से जुड़े हुए हैं,
जेनर वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, वैक्सीनेशन से। बट वॉक्समैन का यहाँ कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि एकदम एंटीबायोटिक देखते ही फ्लेमिंग नहीं लगा देना है। पहली एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन डिस्कवर की थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बट जो ये टर्म है एंटीबायोटिक, ये दी थी सेलमैन वॉक्समैन ने। वॉक्समैन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टर्म देने वाले कौन थे? वॉक्समैन। एंटीबायोटिक फर्स्ट दैट इज पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई थी, एक फंजाई से बनाई गई थी। इसके पीछे उनका पूरा एक इंसिडेंट था कि वो एक बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे कल्चर प्लेट में, और उन्होंने देखा कि उस कल्चर प्लेट में क्या हुआ कि एक जगह पे मोल्ड ग्रो कर गए। मोल्ड मीन्स फंगस ग्रो कर गई, तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई, रुक गई। इसका मतलब क्या है कि ये कोई ने उसने सोचा भाई ये कुछ तो ऐसा केमिकल बना रहे हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सो उन्होंने यहाँ से दिमाग लगाया और भाई सोचा कि क्या कर लिया जाए, ये केमिकल निकाला जाए और इस केमिकल से हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बहुत सारी डिसीज से बच सकते हैं। तो एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट दी जाती है। जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे पेनिसिलियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। सो पेनिसिलिन इन्होंने बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस तरह से पहली फंजाई से बनाई गई थी, अब फंजाई या बैक्टीरिया दोनों से बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक किसी भी ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहा है और वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करता है या डिस्ट्रॉय करता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज वॉक्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है? जब हम 12th के एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारे स्टार्टिंग वाले दो लॉ दिए हुए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, वहाँ पर क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया गया है। और जहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है वहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया गया है, बिकॉज ये इसी से एक्सप्लेन होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक जोड़ी जीन है हमारी और सपोज ये वाली हमारी एक दूसरी जीन है, ये इसके दो एलील हैं और ये इस वाली जीन के दो एलील हैं। तो अगर ये दोनों एलील्स, अगर मैं इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिखूं टी स्मॉल टी और आर स्मॉल आर, तो ये दोनों एलील जो है वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। मीन्स जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों लिंक रहेंगे। तो वो तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे पता चलता है? जब हम दो जोड़ी जीन एक साथ लेते हैं तो ये एक जोड़ी जीन का सेग्रीगेशन इस एक जोड़ी जीन से इंडिपेंडेंटली होता है। मीन्स अगर हम क्या करें कि कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी का हम क्रॉस कराएं तो जो रेशियो आता है फिनोटाइप वो क्या आता है हमारा 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है 1:2:1। मीन्स इतने टॉल, इतने हमारे हेट्रोजाइगस टॉल और इतने ड्वार्फ। और अगर फिनोटाइप देखें तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। ये जो रेशियो आता है अगर हम ऐसे ही राउंड वाले का रिंकल्ड वाले के साथ कराएं तब ये रेशियो आता है। अब अगर हम इनको दोनों को साथ लेके क्रॉस कराएं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएं, तो इन दोनों का इस एक जोड़ी जीन का इस एक जोड़ी जीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो रेशियो इनके अलग अलग कराने से क्रॉस आ रहा था वही रेशियो इनके एक साथ आने से आएगा। रेशियो आता है बेटा 9:3:1। 9:3:1 में ये क्या है हमारे, वो राउंड और रिंकल्ड सीड लिए थे, किसके साथ? येलो ग्रीन सीड्स के साथ। तो इनमें से 9 और 3 12 क्या थे? राउंड। और 3 और 1 4 क्या थे हमारे? रिंकल्ड। तो 12 और 4 का रेशियो निकालेंगे तो 4×3=12, यानी कि 3:1 ही आता है रेशियो। मीन्स हम अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, दो जोड़ी जीन्स को एक साथ लेते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से असोर्ट करते हैं अपने आप को। असोर्ट करना होता है एक्सप्रेस करना। असोर्ट मीन्स अपने आप को क्या करना? एक्सप्रेस। तो ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहते हैं और इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही एक्सप्लेन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस करना। जब कोई ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करे उसको ल्यूमिनेसेंस की, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी बोलते हैं। इनमें से हर्डमानिया, एसिडिया, सियोना या पायरोसोमा कौन ल्यूमिनेसेंस शो करता है? ये सारे अगर हम देखें तो सारे के सारे क्या हैं हमारे? ट्यूनिकेट्स हैं, या फिर हम कहें यूरोकोर्डेटा से बिलोंग करते हैं। हर्डमानिया और सियोना, हर्डमानिया एक सोलिटरी ट्यूनिकेट्स है, अकेला अकेला अलग अलग रहता है, और सियोना भी, ये दोनों ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस नहीं करते। एसिडिया कुछ हद तक करता है, बट अगर इन दोनों में देखा जाए तो प्राइमर हमारा मेन आंसर जो होगा वो पायरोसोमा होगा। एक कॉलोनियल ट्यूनिकेट्स है ये, और ये लाइट प्रोड्यूस करता है पायरोसोमा। सो करेक्ट आंसर, लर्निंग वाला क्वेश्चन है, पायरोसोमा याद रखना है आपको।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में से जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए क्लोनिंग वेक्टर इनमें से कौन सा यूज होता है? ऑप्शन 1 प्लाज्मिड, नंबर 2 बैक्टीरियोफेज वायरस, नंबर 3 माइकोप्लाज्मा एंड नंबर 4 इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव। प्लाज्मिड तो आप जानते हैं मोस्ट कॉमन वेक्टर होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अभी हमने वेक्टर की बात की थी जो किसी जीन को, डिजायर्ड जीन को हमारी होस्ट सेल में ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं, उनको हम वेक्टर बोलते हैं। तो प्लाज्मिड तो होते ही है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये भी इस काम को कर सकते हैं, हमारे डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा, सर्टेन माइकोप्लाज्मा भी होते हैं ऐसे जो इस काम को कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।